हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस फास्ट टीचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाना न भूलिए। पाठ 3 धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुल तत्व कितने हैं? 118। कुल तत्व कितने हैं? 118 हैं। और प्राकृतिक तत्व 94 और कृत्रिम तत्व 24। कृत्रिम तत्व कितने हैं? कृत्रिम तत्व 24 और धातु 92। धातु कितनी है? धातु 92 है और अधातु 20। अधातु कितनी है? 20 और धातु 92 और अधातु 20 और उपधातु कितनी है? 6। उपधातु कितनी है? उपधातु 6 हैं। प्राकृतिक तत्व मतलब जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न हुई हैं वो होती हैं प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94। और कृत्रिम तत्व जो मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की जाए वो कृत्रिम तत्व होते हैं जो 24 हैं। और धातु 92, अधातु 20, उपधातु 6। सर्वप्रथम बार्जीलियस ने तत्वों के उनके गुणधर्मों सर्वप्रथम बार्जीलियस ने तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभाजित किया जाता है। तत्वों को धातु तथा अधातु में किसने विभाजित किया था? तो सर्वप्रथम बार्जीलियस ने विभाजित किया था। यह ओमार में कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम बार्जीलियस ने सर्वप्रथम किसने तत्वों को धातु तथा अधातु में विभाजित किया है? तो बार्जीलियस ने किया है। अब धातु हम पढ़ेंगे। धातु मेटल्स वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं तो उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरण में है चांदी, सोना, लोहा आदि ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं। जो ये धातु की परिभाषा आप जरूर याद कर लीजिए। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातु के गुण देखते हैं। नंबर 1, धातु विद्युत की सुचालक होती है। नंबर 1 में है धातु विद्युत की सुचालक होती है। नंबर 2, धातुओं में तन्यता आघातवर्धन्यता का गुण पाया जाता है। नंबर 2 में क्या है? धातुओं में तन्यता और आघातवर्धन्यता का गुण पाया जाता है। नंबर 3, धातुओं में विशेष चमक होती है। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में है कि धातुओं में एक अपनी विशेष चमक होती है। अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या? उपधातु पढ़ेंगे हम। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु नॉन मेटल्स ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। उपधातु किसे? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण में है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि ऐसे बहुत सारी धातु हैं। अधातु के भौतिक गुण देखेंगे। नंबर 1, अधातु विद्युत की कुचालक होती है, मतलब इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जा सकती। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। नंबर 2, इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। नंबर 3, इसमें चमक नहीं होती है, मतलब जो अधातुएं हैं उसमें चमक नहीं होती है। तन्यता पढ़ेंगे हम। कुछ धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं? कुछ धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। उदाहरण में क्या है? सोना आदि। उदाहरण में क्या है? सोना आदि। अब पढ़ेंगे आघातवर्धन्यता। अधातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है।
इसे आघातवर्धन्यता कहते हैं। मतलब जो धातु है उसे पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, आघातवर्धन्यता। क्या कहते हैं, आघातवर्धन्यता। उदाहरण में है एल्यूमिनियम। क्या है, उदाहरण में एल्यूमिनियम व कॉपर आदि। अब पढ़ेंगे हम गैंग। पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे गैंग कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे गैंग कहते हैं। और हम पढ़ेंगे उपधातु। कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसे उपधातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं, कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण में है, उपधातु के उदाहरण में है जार्मेनियम। क्या है, जार्मेनियम और क्या है, सिलिकॉन आदि। कुछ तत्वों में धातु के भी गुण पाए जाएं और अधातु के भी गुण पाए जाएं, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। विद्युत रसायन श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, यह पेपर में हर साल पूछा जाता है। यह लॉन्ग क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत रसायन श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, धातुओं की अधिक क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं की अधिक क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, धातुओं की अधिक क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब ये सक्रियता श्रेणी है। के पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन या लोहा, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर या तांबा, Ag सिल्वर चांदी, Au गोल्ड सोना। यह क्या है, ये एक आरोही क्रम में व्यवस्थित है। मतलब पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की है, फिर उससे कम सोडियम के है, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के, जिंक, आयरन, फिर लेड, इसी तरह सबकी कम होती है। फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर की उससे कम, कॉपर से मरकरी के कम, सिल्वर, फिर गोल्ड। सबसे कम विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसकी है, सोने की। किसकी है, सोने की। सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है, सोने की। सबसे कम क्रियाशीलता से मतलब यहाँ से आरोही क्रम में, इससे बढ़ते 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 यहाँ से जो जाता है आरोही क्रम में, इसलिए यह क्या किस क्रम में व्यवस्थित है, आरोही क्रम में। अब सक्रियता श्रेणी के हम क्या देखेंगे, अनुप्रयोग। सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग देखेंगे हम। अनुप्रयोग नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं। नंबर 1 में क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जाती है। नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। नंबर 2, धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 में क्या है, धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। सक्रियता श्रेणी के उपयोग। नंबर 1,
धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने में। मतलब ये जो है सक्रियता श्रेणी, इसमें से धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने में, और नंबर 2 में है धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित कर पाने में। दूसरा उपयोग क्या है कि धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित कर पाने में। अब पढ़ेंगे हम खनिज, मिनरल्स। खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनरल्स। अब पढ़ेंगे खनिज। खनिज, मिनरल्स, पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु तथा उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु तथा उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। उदाहरण में क्या है? उदाहरण में है लोहा, कोयला आदि। उदाहरण क्या है? उदाहरण में है लोहा, कोयला आदि। और पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातु तथा उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं, जिसे मिनरल्स। आप पढ़ेंगे अयस्क। और जिन खनिजों से धातु आसानी से एवं कम खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? जिन खनिजों से धातु आसानी से एवं कम खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क के उदाहरण हैं एल्यूमिनियम बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइड व कॉपर पायराइड आदि। ये इसके इन दोनों के उदाहरण, अयस्क के उदाहरण हैं। जिन खनिजों से धातु आसानी से एवं कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं। उदाहरण में है एल्यूमिनियम बॉक्साइड एवं कॉपर पायराइड। और खनिज व अयस्क में अंतर, यह बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आप इसे जरूर, इन दोनों में अंतर जरूर देखिए। खनिज व अयस्क में अंतर, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। मतलब जितने भी अयस्क होंगे वे सारे के सारे खनिज होंगे, पर जितने खनिज होंगे वे सारे के सारे अयस्क नहीं होंगे। यही एक एकदम सटीक सा अंतर है इन दोनों में। खनिज व अयस्क में एकदम सटीक सा अंतर है कि जितने अयस्क होंगे वे सारे खनिज होंगे, पर जितने खनिज होंगे वे सारे अयस्क नहीं होंगे। अपने में सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, अतः इसका निष्कर्षण 3 विधियों द्वारा किया जाता है। कितनी विधियों द्वारा किया जाता है? 3 विधियों द्वारा। यह तीनों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों विधियों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों विधियों में से कोई एक विधि आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। नंबर 1 में है निस्तापन, कैल्सिनेशन। निस्तापन में ऑक्साइड को निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन में ऑक्साइड को निम्न ताप पर वायु के सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। वायु को सीमित मात्रा में जो है वो गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में है कि लाइमस्टोन का निस्तापन करने पर CaO तथा CO2 प्राप्त होता है। लाइमस्टोन का उदाहरण में है वो क्या है? तो निस्तापन के उदाहरण है कि लाइमस्टोन का निस्तापन करने पर CaO तथा CO2 प्राप्त होता है। CaO क्या प्राप्त होता है? CO तथा CO2 प्राप्त होता है। और देखो इसका उदाहरण, CO3 को जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? CaO+ CO2 प्राप्त होगा। हो गया।
अब हम दूसरी अपक्रिया भर्जन रोस्टिंग्स, भर्जन रोस्टिंग, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में विगलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थित मात्रा में विगलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब इसमें अयस्क के साथ साथ वायु भी उपस्थित हो और विगलनांक के नीचे गर्म किया जाए तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। नोट, यह क्रिया प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। भर्जन जो है ये केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए ही प्रयुक्त की जाती है। भर्जन प्रक्रिया जो है किन के लिए प्रयुक्त की जाती है? ये केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए ही प्रयुक्त की जाती है। उदाहरण में जिंक ब्लेड का या जिंक ब्लेड ZnS का भर्जन करने पर निम्न अपक्रिया प्राप्त होती है। जिंक ब्लेड ZnS का भर्जन करने पर निम्न अपक्रिया प्राप्त होती है। ये जो है भर्जन के उदाहरण हैं। जिंक ब्लेड देखा 2ZnS जिंक ब्लेड प्लस 3O2, जिंक ब्लेड को जब ऑक्सीजन की अपक्रिया करेंगे तो जिंक ZnO प्लस 2SO2, जिंक ब्लेड को जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे, ये क्या है? ये है जिंक ब्लेड, ये है जिंक ब्लेड और ये है ऑक्सीजन। ये क्या है? ये है ऑक्सीजन के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। और ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड, वो सल्फर ऑक्साइड। एस किसका होता है? सल्फर ऑक्साइड प्राप्त होगा जो वाष्पित हो गया। इस अपक्रिया जो ये बना हुआ है इसकी वजह से ये वाष्पित हो गया क्योंकि ये गैस का निकलना है। नंबर तीसरी विधि प्रगलन सेमिल्टिंग्स, अयस्क में उपस्थित गलक मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर गलने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन किसे कहते हैं? अयस्क में उपस्थित गलक मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर गलने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन के अयस्क में उपस्थित गलक मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर गलने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। यह क्रिया वात्या भट्ठी में संपन्न होती है। मतलब ये जो प्रगलन की क्रिया है ये किसमें संपन्न होती है? तो ये वात्या भट्ठी में संपन्न होती है। और उदाहरण में हेमेटाइड Fe2O3 से आयरन की प्राप्ति के लिए हेमेटाइड Fe2O3 से आयरन की प्राप्ति के लिए सांद्रित निस्तापन एवं भर्जित अयस्क में कोक तथा चूने का पत्थर मिलाकर वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं तो इस क्रिया में Fe2O3 Fe में परिवर्तित हो जाता है। हेमेटाइट Fe2O3 से आयरन की प्राप्ति के लिए सांद्रित निस्तापन एवं भर्जित अयस्क में कोक तथा चूने का पत्थर मिलाकर वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं तो इस क्रिया में Fe2O3 कामा Fe में परिवर्तित हो जाता है। Fe2O3 जो है यहाँ पर देखो कामा लगा है तो इसकी वजह से Fe2O3 जो है Fe में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्या है Fe2O3 जब हम अपक्रिया करेंगे 3CO से जब तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें 2Fe प्लस 3CO2 जो ये वाष्पित हो जाएगा तो खाली हमें क्या प्राप्त होगा Fe। ये यहाँ पर क्या करा Fe2O3 जो है Fe में परिवर्तित हो जाता है तो Fe2O3 Fe में परिवर्तित हो गया। Fe2O3 Fe में परिवर्तित हो गया है। अब पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़िए। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं और उत्पाद में लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं
वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और उत्पाद में लवण प्लस जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण में है एल्यूमिनियम, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। उदाहरण में क्या है? उदाहरण में है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उदाहरण में Al2O3, या होगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ZnO हमें प्राप्त हो गया। अब पढ़ेंगे हम मिश्र धातु। दो या दो से अधिक मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है। इसके उदाहरण में है पीतल, उदाहरण में क्या है? उदाहरण में है पीतल, उदाहरण में है पीतल, कांसा, उदाहरण में है पीतल, कांसा आदि, जो क्या है? ये मिश्र धातु। फेन उत्प्लावन विधि, यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार बोर्ड में पूछी गई, आप इसे जरूर याद करें। फेन प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लावन विधि से क्या किया जाता है? फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे हुए सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है, जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चीड़ का तेल मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है और सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर बैठ जाते हैं और अशुद्धियां जल से भीगकर टैंक के पेंदे में बैठ जाती हैं, जिससे शुद्ध सल्फाइड अयस्क को अलग कर लिया जाता है। जैसे ये टैंक बना हुआ है और यहाँ पर जब ये वायु इसमें प्रवाहित की जाती है तो ये ऊपर जो है ये फेन, ये अशुद्धियाँ जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और इसमें अयस्क प्लस जल प्लस चीड़ का तेल, अयस्क प्लस जल प्लस चीड़ का तेल जब डालते हैं तो इसमें अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और ये शुद्ध पदार्थ ऊपर आ जाता है जो फेन के रूप में, और इसे हम बाहर कर लेते हैं और जब इसमें वायु इससे प्रवाहित करते हैं। ये चित्र आप जरूर देख लीजिएगा, ये पेपर में बनाने को भी आ सकता है। ये आपको 7 नंबर दिला कर जाएगा अगर आप बढ़िया से इसे तैयार किए रहेंगे। हम एक बार आपको इसे फिर बताते हैं। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे हुए सल्फाइड अयस्क को, पहले सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको बारीक पीस लिया जाता है। पीसे हुए सल्फाइड अयस्क को एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल डाल दिया जाता है और तेज वायु प्रवाहित की जाती है। तेल का तेल डाल दिया जाता है और उसमें क्या कर दिया जाता है? तेज वायु प्रवाहित की जाती है। तो सल्फाइड अयस्क कण तेल से भीगकर, जब उसमें तेज वायु प्रवाहित की जाती है तो सल्फाइड अयस्क के कण जो होते हैं वो चीड़ के तेल से भीगकर द्रव की सतह, मतलब द्रव के तो जो द्रव है था उसकी सतह के निचले सिरे पर बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ जल से भीगकर टैंक के पेंदे में बैठ जाती हैं। मतलब पेंदे मतलब नीचे, अशुद्धियाँ जो होते हैं जल से भीगकर टैंक के पेंदे में बैठ जाती हैं, जल भीगकर टैंक के पेंदे में बैठ जाती हैं, जिससे शुद्ध सल्फाइड अयस्क को अलग कर लिया जाता है। यह विधि हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है और हमारा ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरह और अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे।